सफरनामा में मैं आपकी होस्ट काशा गुलाब को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज सुबह उठते ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बात पढ़ी। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि उस शख्स का अंधा होना बेहतर है जो महबूब का दीदार ना करे। तो बस मैंने तभी इरादा कर लिया कि आज आपको एक ऐसे महबूब शहर की सैर करवाऊंगी जो सोना उगलती, लहलहाती फसलों और हाथों में हाथ डाले मौसमों का किस्सा सुनाते बूढ़े अशजार का एक ऐसा नगर कि जिसको आबाद करने वाले राय भुए ने भी ये गुमान ना किया था कि वहाँ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की सोबत से फैज याब होने वाली एक तारीख साज हस्ती जन्म लेगी जो रंगो नस्ल, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के सारे बुत गिरा के इंसानों में इंसानियत पैदा करेगी और उनको इंसानियत का वो ताज पहनाएगी जिसमें मसावात के हीरे जड़े होंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं आपको आज लेके जा रही हूँ सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के शहर ननकाना साहब। नाज़रीन, 45 मिनट की एक पुरसुकून ड्राइव के बाद मैं ननकाना साहब पहुंच चुकी हूँ। अगर इसकी तारीख की बात करें तो इस खित्ते को पहले राय भोयदी तलवंडी कहा जाता था। फिर बाबा गुरु नानक की पैदाइश के बाद इस इलाके का नाम नानक का आना रख दिया गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मौजूदा नाम ननकाना साहब में तब्दील हो गया। इस इलाके को मजहबी और तारीखी लिहाज से काफी अहमियत हासिल है और सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो पूरी दुनिया से इस मुकद्दस मकाम की जियारत के लिए आते हैं। अगर ननकाना साहब के महल्ले वकू की बात करें तो लाहौर से ये डिस्टेंस बनता है तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ और फैसलाबाद से 75 किलोमीटर मशरिक की तरफ। 2005 मई में इस इलाके को जिला का दर्जा दिया गया। उससे पहले ये जिला शेखुपुरा का हिस्सा था और फिर इसकी 3 तहसीलें बन गई जिनमें ननकाना साहब, शाहकोट और सांगला हिल हैं। अगर इसके रकबे की बात करें तो वो है 2720 मुरब्बा किलोमीटर। इसकी कुल आबादी है 13,54,986 जिसमें 2,45,124 की आबादी शहरों से मुंसलिक है जबकि 11,09,862 लोगों का ताल्लुक देहात से है। जिला ननकाना में मर्दों की कुल तादाद 6,90,274, खवातीन की कुल तादाद 6,64,558 जबकि 154 ख्वाजा सरा शामिल है। जिला ननकाना में मुख्तलिफ कौमें और बरादरियां आबाद हैं जिनमें राजपूत, जट, खरल, आराई, गुज्जर, सिख और ईसाई शामिल हैं। ननकाना साहब की धरती ने बहुत सी ऐसी शख्सियात को जन्म दिया जिनकी छाप बरसों गुजरने के बाद भी हमें नजर आती है। यहाँ से ताल्लुक रखने वाले लोग चाहे अकलियत में हैं या अक्सरियत में, इस धरती ने उन्हें हमेशा बराबर मान और प्यार दिया। ननकाना से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात में सरे फहरिस्त साबिक वजीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली हनीफ रामे, राय मनसब अली खान, साबका फेडरल सेक्रेटरी कर्नल मोहम्मद निसार अहमद खान, ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह, बुच्चे की समाजी शख्सियत और सुनो टीवी के सीनियर वाइस चेयरमैन ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद खान, राय फैसल रशीद खान भट्टी, साबका MPA राना जमील हसन खान, राना शौकत महमूद और पाक फौज के पहले सिख अफसर मेजर हरचरण सिंह का ताल्लुक भी ननकाना साहब से ही है। तो आइए फिर सबसे पहले आपको उसी मकाम पर लेके चलती हूँ जहाँ पर इस इलाके की मुस्तनद तारीख के राज दफन हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस मट्टी पर कदम रख चुकी हूँ जहाँ कभी बाबा गुरु नानक देव जी का बचपन गुजरा और यहाँ पर आपको लाने का खास मकसद ये था कि कैसे इस एक साइन बोर्ड ने आज भी उस गांव के नाम को जिंदा रखा है, तलवंडी राय भुए। लेकिन आज ये गांव कोट हुसैन कहलाता है और ये ननकाना साहब शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो आइए आपको गांव लेके चलती हूँ।
नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त राय फैसल रशीद खान भट्टी साहब मौजूद हैं, जो राय बुलार भट्टी की 16वीं पीढ़ी में से हैं और ये इस वक्त मौजूदा सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं ननकाना साहब की। इन्हीं से जानते हैं तारीख के कुछ दिलचस्प वाक़यात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, मुझे ये बताइए कि आपके फोर फादर राय बुलार भट्टी का बाबा गुरु नानक देव जी के साथ क्या ताल्लुक था? ये एक अटूट अंग नाता है। बाबा जी कालू मेहता साहब की औलाद में हैं। हाँ जी। और कालू मेहता साहब राय साहब की जो स्टेट थी उसके वो रेवेन्यू ऑफिसर थे। नानक साहब की जो उनके अंदर अल्लाह ताला की कुछ ख़ास लोगों की ताकतें थी, सलाहियात थी, उसको पहले राय साहब ने देखा और बीबी नानकी। से ये दो शख्सियात हैं जिन्होंने देखा कि अल्लाह ताला के कुछ ख़ास करामात हैं। और ये कोई आम बंदे नहीं है, आम आदमी नहीं है। तो वो राय साहब और बीबी नानकी ये दो लोग हैं जिन्होंने उनको इस तरफ उनको बल्कि माइल भी किया। जो वालिद थे उनके कालू मेहता, उनका दिल यही था कि कारोबारी कारोबार साइड पे दुनियावी काम करें। उन्होंने पहले स्कूल उनको भेजा, फिर स्कूल से उनको हटा लिया। जब उनका स्कूल में दिल नहीं लग रहा था तो फिर उन्होंने उनको जानवरों के साथ उनको कहा कि आप इनके साथ जाया करें बाहर। फिर उन्होंने सच्चा सौदा भेजा कि आप जाएं, कोई आप ट्रेड करें, आपको दुनियादारी का इल्म हो। अच्छा। चालाकी आप में आए। लेकिन वो अल्लाह लोग जो होते हैं, हाँ। वो जहाँ भी गए वो अपना मार्क ज़्यादा छोड़ के आए बल्कि। और फिर वो जो एक असर्टिव ज़्यादा उनका जो एक इमेज था कि ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, वो वक्त के साथ साथ और होता गया। और उसको देखते हुए गुरु साहब के जो आखिरी आयाम हैं लाइफ के, उसमें राय साहब ने अपनी आधी जो स्टेट है 18,500 एकड़ उनकी स्टेट थी उनकी, उसको उन्होंने एक लाइन मारा। अच्छा। और आधी जो स्टेट थी वो गुरु साहब को उन्होंने दे दी कि आप इससे अल्लाह के नेक काम करें, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके लिए काम करें, आम लोगों के लिए काम करें। तो उस पे अभी भी 40 देहात वो आबाद हैं। सर, हमने सुना है कि ये जो इलाका है ये अब तो ननकाना कहलाता है, लेकिन ये कभी राय भोए की तलवंडी और कभी रायपुर कहलाता था। तो आप ज़रा बताइए कि कब क्या क्या नाम दिया गया इस इलाके को? देखिए, ये स्टेट की जो हब थी, जो कि कैपिटल था इसका, वो था तलवंडी राय भोए। वहाँ से ये स्टेट आगे गई। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि सन 1650 में यहाँ एक अर्थक्वेक आया था। अच्छा। उसकी वजह से आप ननकाने के इर्द गिर्द जितने देहात हैं, अगर आप वहाँ जाएं तो काफ़ी देहात ऊंचाई पे हैं। तो उनके अंदर वो चीज़ें रखी हैं उस वक्त की, जो आज से 400 साल पहले यहाँ पर लोग थे। और तलवंडी राय भोए का भी जो पिछला हिस्सा है, उसके अंदर अभी भी आप खुदाई करें तो आपको, मेरे ख्याल से आपको उस दौर की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने का वहाँ पर चांस है। तो तलवंडी राय भोए के बाद जब उन्होंने स्टेट अपनी को उन्होंने दे दिया, आधा कर दिया, तो जो स्टेट का वो हिस्सा जहाँ पर गुरु नानक साहब के हिस्से में आया, उस पे फिर बाद में जाके ननकाना शहर आबाद हुआ। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी लेगेसी को आगे कैसे लेके जा रहे हैं? इसके लिए जी मैं एक दो काम कर रहा हूँ। उसके अंदर ये एक तो रोज़गार के लिए आई फील कि अगर पाकिस्तान में आगे जाना है तो फाइनेंशियली, तो हमें जो हिंदुस्तान ने किया वो करना है। हमारे पास पाकिस्तान में एक ही चीज़ है, वो है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को IT स्किल्स के साथ हम दुनिया की मैशत में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। और उसके अंदर मेरा ख्वाब है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ कि IT एक्सीलेंस सेंटर जो है ननकाना, जब बेंगलोर इंडिया का था तो मेरी पाकिस्तान का बेंगलोर ननकाना होगा। और फिर साफ पानी का जो मेरा ख्वाहिश है मेरी, कि हर यूनियन के काउंसिल में आपके RO प्लांट्स फ्रेश ना कि आप इंस्टॉल करें, बल्कि उनकी आप कोशिश करें कि वो मेंटेनेंस हो उनकी। और मेरा ये 3 साल से काम हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, एंड देयर इज नो NGO, नो हेल्प। व्हेन आई लीव द वर्ल्ड दैट डे लोग कहें कि कोई इंसान गया है। दैट्स द ओनली गोल इन माई लाइफ। फैसल साहब जैसी सोच रखते हैं, आई विश कि पाकिस्तान का हर बंदा ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े, तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, इन पे अमल किया जा सकता है। आसान है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ बाबा गुरु नानक देव जी की जाए पैदाइश यानी जन्म स्थान, उनके गुरुद्वारे। आइए चलते हैं।
नाज़रीन, जब आप ननकाना साहब आते हैं तो यहाँ आकर एक ही मकाम पर आपकी नज़र रुकती है और वो है गुरुद्वारा जन्म स्थान। सिख मज़हब के बानी और सिखों के पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव जी 29 दिसंबर 1469 को तलवंडी में पैदा हुए, जिसे आज ननकाना साहब कहते हैं। कन्हैया लाल अपनी किताब तारीख़ पंजाब में लिखते हैं कि जब आप 6-7 बरस के थे तो आपको खेल कूद और दुनियावी लग़वियात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ बिल्कुल ना खेलते और ना उनसे कोई बात करते। आपके वालिदैन को परेशानी हुई और वो बाबा जी को तबीब के पास ले गए। तबीब ने जब बाबा जी की नब्ज़ पकड़ी तो बाबा जी मुस्कुराने लगे। वो कहते कि ये कोई आर्जी बीमारी नहीं है कि जिसका तुम इलाज कर सको। मैं तो आर्ज़ाए इश्क़ हकीकी में मुब्तला हूँ और तुम्हारे पास इसका इलाज नहीं है। ये कहकर वो फरमाने लगे, चारा गर चारा नहीं इस इश्क के बीमार का, तालिबे दीदार को शरबत ना 2 दिनार का। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुरुद्वारा जन्म स्थान के अहाते में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के ग्रंथी सरदार प्रेम सिंह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बड़ी किरपा गुरु साहब जी दी। सब तो पहला तो मैं जिहड़ा ये टीवी चैनल है सुनो जी, मैं अपने वालों ननकाना साहब की सारी संगत वालों इसनों एक बड़ा अच्छा कदम समझदा और इसनों जी आई नूं भी आखदा तुहाडी सारी टीम नूं बहुत शुक्रिया कि तुसी साडे ननकाना साहब दे इस पवित्र शहर नूं दुनिया तक पहुँचाने वास्ते कि इहदी की तारीख है, इहदी की अहमियत है, उसनूं दर्शाउण वास्ते सारा तुसीं उपराला कोशिश कीती है। ये हमारा भी शहर है, ये हमारे मुल्क का शहर है। बिल्कुल साडा और बाबा जी हमारे बाबा जी भी ये हैं। साडे मुल्क दा माण है। हुण आपां चलदे हां मैडम उस मुकद्दस जगह ते जिथे गुरु साहब दा प्रकाशनी जन्म होया। जिस तरह के ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਸੂਮਾਤ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ
ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸਾਰੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾਈ, ਪਾਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਨੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਕੀਕਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋਰ ਰਸ਼ ਪਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਪਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਸੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਾঁव ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। सिर्फ बीवी प्रॉब्लम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਟੇਸਟ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤੀ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਮੁਲਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ?
मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा, मैं पाकिस्तान आई हूँ, इनको ज्यादा मिल रहा अच्छा, है कि आप पहले आ चुकी हैं? मैं तो आई अच्छा, हूँ, अच्छा। लेकिन इनको जितनी खुशामदीद मिल रही है, लोग इतना उनको इनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इनकी वजह से ज़्यादा मिल रहा है मुझे भी, तो मुझे बहुत खुश है। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਆਇਓ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਆਇਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। नाज़रीन, ये है ननकाना साहब की जामिया मस्जिद मदीना, जिसे 1948 में 2.5 कनाल के रकबे पर तामीर किया और फिर 1995 में इसकी तामीर का काम दोबारा से किया गया। इस मस्जिद का बड़ा हॉल, इसके 5 गुंबद और इसमें किया गया शीशे से जो काम है जिसे काशीकारी कह सकते हैं। फिर इसमें जो तहरीर हैं कलमात, उसमें कुरान पाक की आयात हैं, अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम हैं। फिर उसमें जो ख़त कूफ़ी, ख़त नस्तालीक और काशीकारी का काम है। फिर सबसे खूबसूरत बात कि इसका एक दरवाज़ा है, वो मस्जिद नबवी के दरवाज़े की तर्ज पर बनाया गया है और उस पर कलमा तैयबा भी लिखा गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को इस कदर बढ़ा देता है कि लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। इस मस्जिद के सहन में एक वक्त में 1000 जबकि बेसमेंट में 400 नमाजी नमाज अदा करते हैं और यहाँ पर एक मदरसा भी कायम किया गया है, जहाँ से हर साल 10 लोग अपना कुरान पाक हिफ्ज़ करके यानी हाफ़िज़े कुरान बन के निकलते हैं। इस मस्जिद को बाकी मस्जिदों से जो मुनफरिद चीज़ बनाती है ना, वो है इसका मीनार, जो कि 160 फीट लंबा है और कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा मीनार देखने को कहीं नहीं मिलेगा। अगर तारीखी अहमियत इसकी देखी जाए तो यही वो मस्जिद है कि जिसे 1964 में उस वक्त के सदर अयूब खान ने बतौर चंदा 1000 रुपया दिया था, जो कि एक चेक की सूरत में था। लोग बड़ी दूर से इस मस्जिद की ज़ियारत करने आते हैं और मुझे भी ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लगी। नाज़रीन, ये जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं, ये ननकाना साहब रेलवे स्टेशन है, जिसको हालिया रेनोवेट किया गया है, जिसकी खास वजह यह है कि यहाँ पर आने वाले सिख यात्रियों का बड़े खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया जाए, जो बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर यहाँ आते हैं। उसके अलावा दीगर उनके त्यौहार हैं वो यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पर भारत से आने वाले सिख, उनकी जो ट्रेन है वो यहाँ पर रुकती है, उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर वेलकम किया जाता है। और अगर इसकी तारीख़ी अहमियत देखें, वो यहाँ पर एक दौर में 6 ट्रेन्स गुजरा करती थी, जो लाहौर से होती हुई फिर यहाँ से गुजरती थी और शोरकोट तक जाया करती थी। लेकिन अब वो एक ट्रेन हो चुकी है, यानी अवाम को ये सर्विस अच्छे तरीके से नहीं मुहैया की जा रही। तो मेरी रेलवे मिनिस्ट्री से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ज़रा गौर करे और इस सर्विस को बेहतर तरीके से ज़रा चलाया जाए और ट्रेन की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि जो रोड्स पे हमारा ट्रैफिक का रश है उसको भी हम कम कर सकते हैं और मुल्क की भी बड़ी खिदमत हो जाएगी।
नाज़रीन, आपने घोड़ा नाच देखा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हर एपिसोड में हमारी सकाफत, हमारी जो सकाफत के रंग हैं मुख्तलिफ, वो देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ राय आतिफ अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है सारी एनर्जी आपने घोड़ा नचाने में वेस्ट कर दी और मेरे से बात नहीं हो पाती। जी इसी तरह ही है। अच्छा मेरी बात सुने कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने बड़े जानवर को सधा लेना और उसको अपने इशारों पे नचाना। जी मैम, इसके लिए हम तकरीबन 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। सुबह शाम। ठीक है, ये छोटे होते हैं जब से इन्हें ट्रेन करना शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है 2 से 3 साल। जी 2 साल से हम इसे शुरू कर देते हैं। 18 भी चल जाता है। ठीक है, और 2 साल से लगभग शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी जल्दी हो सके मतलब वो सीख जाते हैं। तो ये आपका खानदानी काम चलता आ रहा है या आपने अभी जी नहीं, ये हमारा दादा परदादा से शौक है हमारा, तो बस विरासत में शुरू से चल रहा है। इसकी एज कितनी है? इसकी अभी है 6 साल है। अच्छा जी। अच्छा, वो देखने में ऐसे लग रहा है कोई अंकल टाइप का, 6 साल का है बेचारा, छोटा सा मुन्नू सा है। तो आप ये बताएं कि ये तो अच्छा खासा खर्चा करवाते होंगे, घोड़े की खुराक मानी जाती है। जी हमारा कहना जी, घर का खर्चा एक तरफ और घोड़े का खर्चा एक तरफ। जितनी खूबसूरती से वो नाच रहा था, मुझे लगता है सारा टाइम आपका ट्रेनिंग का इसको ही देते। घर तो नहीं आप टाइम दे पा रहे हो? नहीं, घर तो फिर जाहिर सी बात टाइम देना ही पड़ता है। कभी लड़ाई हुई, घर वालों ने कहा हो कि भाई अब तो उसके पास ही जा, तो उसको ही टाइम देता है, अब तो हमारे पास नहीं, बहुत दफा हुआ है ऐसा, मतलब अच्छा, ज्यादा हुआ है ऐसे? अगर ज्यादा मेले आ जाए, 2-3 दिन 4 दिन इकट्ठे मेले आ जाए, तो फिर घर वाले बोलते हैं कि अभी जाओ मेले ही देखो, मेले ही देखो। अच्छा, मेले अब भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे बचपन में हुआ करते? जी बिल्कुल वैसे ही है। कुछ फर्क आए हैं लेकिन घोड़ों के लिहाज से अभी वैसे ही है। लोग पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो दूर दूर से आते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी होती है घोड़ा नाच रहा है? जी बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा लोगों को जुनून होता है। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमारा जो ये रावी का और चनाह का जो है ना, ये मुकाबले होते हैं। अच्छा। व्हाट्सएप पर ग्रुपबाजी होती है हमारी, उस पर भी हम घोड़ों के मतलब जो डांस है भेजते हैं। अच्छा। वो भी मुकाबला होता है। जदीद दौर में हमारी दस्तकारियां मांग पड़ती जा रही हैं, हमारे रिवायात के रंग वो भी मांग पड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर की जीनत बनती हैं। हाँ, उनके इस्तेमाल करने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। हम उन्हें सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में सरे फहरिस्त आ जाते हैं ये रंगीन पीड़े। अब मैंने ये सुना था कि चन्योट है पहचान फर्नीचर की, और ये भी फर्नीचर है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है और वो दूर एक ही शख्सियत कर सकते हैं जो हैं कारीगर अल्लाह दित्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप तो माशाल्लाह अपने काम में मसरूफ हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने जैसे सुना कि मैं चिन्योट गई, मैंने देखा वो फर्नीचर की भरमार है। जी, जी। तो ये भी फर्नीचर में आता है? हाँ जी। तो ये यहाँ कैसे बन रहा है और यहाँ की पहचान? हाँ जी, इत्थे ही बन रहा। तो वहाँ पे भी मैंने देखे हैं। इत्थे ही जाते हैं ननकाने। अच्छा अच्छा, यानी पहचान यहाँ की। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको कब से कर रहे हैं इस काम को? हो गया 20-25 साल। अच्छा अच्छा। इसके अलावा इसमें और क्या क्या बनता है? मतलब मैंने सिर्फ अभी तक इसमें ये चेयर्स देखी हैं या पीढ़े या टेबल देखे हैं, या कुछ और भी बनता है? बेड बनता। अच्छा। ड्रेसिंग। हाँ। शोकेस। हाँ जी, वड्डा झूला। अच्छा। हाँ जी, सारा जो फर्नीचर बनता वो भी यही बनता। तो इसका मतलब आजकल भी उसी तरह इस्तेमाल है जैसे पुराने वक्तों में हुआ करता था? बिल्कुल सही। लेकिन मैंने सुना है कि ये सजावट के लिए ज्यादातर लोग इस्तेमाल ज्यादा मजबूत होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये महंगे पड़ते हैं या सस्ते आम फर्नीचर की निस्बत? वो उन्होंने पता जी, असि तो अपने हिसाब नाल ही लाए। अच्छा, मेहनत इसमें ज्यादा है। हाँ जी। मैंने सुना है कि ये सारी चीजें ये भी आपने हाथ से इतनी नीट काटी हुई? बिल्कुल हाथ तो बताइए जरा कैसे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है कि लकड़ी को आप खाम से बिल्कुल एक इस फलवारे तो लियाई दी है, फिर ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ है, फिर रंग चढ़ाईदा है, फिर आस्ता आस्ता मुंडे आपो अपना काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये रंग पायदार है? हाँ जी, पायदार। कितनी देर तक, मतलब ये जो सेट है अगर मैं लेके जाती हूँ तो ये कितने साल निकाल जाए? ये लाइफ टाइम है। अरे वाह, मतलब किसी चीज की गारंटी लाइफ टाइम नहीं होती। और इतनी खूबसूरत चीज, मतलब ये आपके घर में पड़ा हो ना, तो वैसे ही आप अमीर अमीर से लगते हैं भाई, बहुत महंगी सकाफती चीज रखी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सेट है, ये 2 चेयर्स और ये टेबल, क्या इसके चार्ज? 18,000 रुपए। 18,000। अब पता नहीं, अब कई लोगों को ये महंगे लगेंगे, सस्ते लगेंगे, तो इसमें अगर बार्गेनिंग की जाए, बहसों मुबाहिसा किया जाए तो क्या हो जाएगा?
वो हल्के भी बन सकते। अच्छा हल्के, यार ये गलत बात है, लाइक पैसे कम करो तो बेच डंडी मार लेंगे, ऐसे नहीं है ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है मेहनत ज्यादा होती है, होने लग जाएगा तो वापस हो जाएगा। अच्छा जी, कौन ये जिसको कह रहे हैं उसे दीमक ही कहा जाता है, टर्माइट, यानी कि अगर कीड़ा इसको लगेगा तो ये चेंज कर लेंगे या वापस कर लेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आजकल के दौर में ऐसे लोग भी हैं। तो शुक्रिया अल्लाह दित्ता साहब, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही खूबसूरत रंग है, इन्होंने यकीनन हमारे फ्रेम की खूबसूरती को बढ़ा दिया होगा। अब चलते हैं किसी नेक्स्ट स्पॉट पे, वहां पर मुलाकात होगी। नाज़रीन, बात तो फिर वही आ जाती है कि आप किसी भी जगह पर जाएं और वहाँ की सौगात ट्राई ना करें, टेस्ट ना करें, उसका रिव्यू ना दें तो आने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको उकाड़ा में कलाकंद का रिव्यू दिया, फिर मुल्तान में मुल्तानी सुहन हलवे का रिव्यू दिया। तो ननकाना साहब की पहचान है यहाँ की मनपसंद, यानी कि हर दिल की पसंद मनपसंद। और इस वक्त मैं यहाँ की मशहूर काजे स्वीट्स की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ अबूजर साहब हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाने की चीज़ देख के मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं ये सोचती थी कि बर्फी की तरह कटिंग में होता है, मैं ऑनेस्टली पहली दफ़ा देख रही हूँ। नहीं, इसी तरह ही होता मनपसंद इसी तरह बनता। तो इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? बर्फी की ही कोई? नहीं, ये बर्फी की, लेकिन इसका खोया, इसमें देसी घी, इलायची, चीनी वगैरह, इसका एक अपना ही टेस्ट है। अच्छा, आप टेस्ट करके तो वो होता है ना कि खालिस देसी घी में तैयार करदा, और ये सिर्फ बातें हैं या सच है? मुझे बताएं। जी सच है। बाकी देसी घी का टेस्ट आएगा, देख लें, मैं पहचान लेती हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको टेस्ट। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी खुशी में आपने की है या बाकी सबको भी ऐसे ही बादामों के साथ? इसी तरह बादामों के साथ। चलिए, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। और काजी स्वीट्स की एक तारीख है और ये लोग सर्व कर रहे हैं बड़ी देर से। सबसे पहले तो आप मुझे ये टेस्ट करवाएं ताकि मैं अपने व्यूअर्स को रिव्यू दे सकूं। मुझे ये बताएं कि आपको ये काम करते कितना अर्सा हो गया? पहले मेरे दादाजी करते थे, फिर वाला साहब 1955 से हम कर रहे हैं। यानी फिर ये भी आपकी माशाल्लाह अच्छा खासा पुराना सौगात है यहाँ की। ननकाना साहब में भी दूसरे शहरों में, बाहर कंट्री में भी जाती है ये। मजे की है बहुत ज्यादा। ये ज्यादा भुनाई की हुई है ना? जी जी जी, इसी तरह इसका दानेदार खोया होता है, दानेदार खोया, देसी घी, इलायची। तो इसका मीठा तेज नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। वैसे जैसे कई चीजों में मीठा बड़ा मुनासिब नॉर्मल है, चाय के साथ, चाय फीकी और ये मीठा। टी के साथ ही आपका स्नैक है किस्म का, वो खा सकते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ की जो मशहूर सौगात है मनपसंद, उसका रिव्यू भी दे दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मनपसंद के बारे में? कहते हैं ना कि दूसरों से भी पूछ लेना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह जहाँ भी जाती है उसका अच्छा रिव्यू मिलता है। अच्छा, जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे मुल्क से भी बाहर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। अरे भाई, अब तो ये ऑथेंटिक चीज हो गई कि अगर ये मुल्क से बाहर तोहफे में जा रही है तो फिर इसमें कुछ खास है इंशाल्लाह। तो अब मैं तो करवाने लगी हूँ पैक अपनी फैमिली के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। जिला ननकाना साहब में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर कुल 81 इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, 2 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 1 सिविल अस्पताल, 1 सरकारी अशरफ याकूमिया अस्पताल, 6 देही सेहत के मराकज़, 48 बुनियादी सेहत के मराकज़, 4 MCH मराकज़, 4 GRD मराकज़, 12 RD मराकज़ और 2 CD मराकज़। लेकिन इसके अलावा देखा गया है कि ज़िला होने के बावजूद यहाँ पर बेशतर सहूलियात का फुकदान है, जिनमें से एक ये कि जब लोग लैब्स में जाते हैं टेस्ट वगैरह करवाने तो वहाँ पर मशीनरी नाकाफ़ी है, सहूलियात नाकाफ़ी हैं। फिर अमराज़ कल्ब के मरीज़ों के लिए उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अद्वियात की कमी, यहाँ पर मशीनरी की कमी, और तो और इमरजेंसी की सूरत में डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद लोगों को किसी बड़े शहर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ के इस हॉस्पिटल में यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यहाँ के इमरजेंसी रूम में 25 बेड्स हैं, और देखा गया है कि इमरजेंसी की सूरत में एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स नज़र आए हैं। जिला ननकाना साहब का ज्यादातर इलाका देहात पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से यहाँ पर मवेशी चोरी और नकबजनी आम थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिद्दत आई जराइम में भी।
डकैती, चोरी, राजनी, कत्ल, उसके बाद नाजायज असलहा, फिर असलहे के जोर पर चोरी चकारी। और यहाँ पर जो कत्ल के वाकयात हैं वो ज्यादातर सालों से चली आ रही दुश्मनी और जायदाद के मसाइल पर होते हैं। यहाँ पर अवाम के फलाहो बहबूद के लिए 11 थाने, 13 पुलिस चौकियां और 3 सिविल कोर्ट्स फाल हैं। जबकि नफरी की बात करें तो वो है 1811, जिससे पता चलता है कि एक अफसर 924 अफराद की फलाहो बहबूद या उनको सर्विस देने के लिए दस्तयाब है। अगर यहाँ ज़िला की कुल जो पुलिस नंबर्स हैं उसको अगर हम डिवाइड करें या उनके परसेंटेज देखें तो उनका 88% कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रैंक पर, जबकि 12% ऊपरी मातहत अहलकार पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता 3 सालों में जो जराइम का अदाद शुमार है उसका मवाजना करें तो पता चलता है कि कत्ल के वाकयात जो रिपोर्ट हुए वो 2020 में 72, 21 में 79 और 22 में 55, डकैती 2020 में 267, 21 में 311, 22 में 304, नकबजनी 2020 में 134, 21 में 143, 22 में 125, चोरी 2020 में 459, 21 में 687, 22 में 754, मोटरसाइकिल और कार चोरी 2020 में 194, 21 में 406, 22 में 337, नाजायज असलहा के वाकयात 2020 में 929, 21 में 901, 22 में 988, मनशियात की खरीदो फरोख्त के वाकयात जो रिपोर्ट हुए वो 2020 में 885, 21 में 732 और 2022 में 735 हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त ननकाना साहब के एक निहायत ही खूबसूरत टाउन बुच्चेकी में मौजूद हूँ, जो ननकाना जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर वाक़े है और ननकाना साहब से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर है। तारीख के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि इस खित्ते को बुच्चा सिंह नामी एक सिख ने आबाद किया था और उस वक्त में ये खित्ता फसील में सिमटा हुआ था, जिस फसील के चारों इतराफ बुर्ज थे। लेकिन तारीख के साथ साथ इसको आज भी बड़ी अहमियत हासिल है, वो इसलिए कि यहाँ का चावल बहुत मशहूर है। वो जायकेदार भी है, खुशबूदार भी है। और अगर देखा जाए तो ज़िला ननकाना साहब में 151 हैं राइस मिल्स, जिनमें से 75 राइस मिल्स इसी इलाके यानी बुच्चेकी में हैं। तो आइए आपको यहाँ की राइस मंडी विजिट करवाते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये चावल इतना मशहूर क्यों है। नाज़रीन, मैं इस वक्त बुच्चेकी की मशहूर चावलों की मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के मशहूर राइस डीलर राना उमर फारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ का जो चावल है वो इतना मशहूर क्यों है? असल में बेसिक चीज़ ये होती है कि चावल के अंदर एक खुशबू होती है, अरोमा। हाँ। और वो उसका अपनी ग़ज़ाइयत, उसका टेस्ट वो एक मखसूस इलाके के अंदर होता है। अच्छा, वैसे चावलों की खुशबू अगर देखा जाए मार्केट में जाते हैं, हर चावल की खुशबू होती है, तो क्या खुशबू का जायके से ताल्लुक है? हर चावल की खुशबू नहीं होती। ये कुछ मखसूस चावल होते हैं जैसे सुपर कर्नल बासमती, कायनात 1122, इनका जायका और खुशबू ये पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हमारे इस एरियाज का। तो खुशबू का जायके से क्या ताल्लुक? उसका ताल्लुक ज़मीन के नेचर से होता है। कि हमारी जो ज़मीन है बुच्चे की, उसके गिरदोनवा की जो ज़मीन है वो बेसिकली वो चावल की जो साजगार चावल के साजगार मौजू है ना, वो उस म्यार पे ये पूरा उतरती है। अच्छा। इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो चावल को, उसकी खुशबू को, उसके जायके को एक बेहतरीन चावल का नमूना कर सके। ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि ये हमारे एरिया का चावल, इसका अपना एक जायका है। आप इसको खाएंगे तो आपको एक ग़ज़ाई एक अजीब टेस्ट महसूस होगा कि आपका दिल करेगा कि मज़ीद हम इसको खाएं। यानी कि आपकी वो जो है ना, कहते हैं नीयत भी नहीं भरती, भूख भी नहीं भरती। भूख भी नहीं भरती। बुच्चेकी वजह शोहरत यहाँ का बेहतरीन चावल। और नाज़रीन, इस वक्त मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ वो डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब की नंबर 1 बिस्मिल्लाह राइस मिल के ना सिर्फ ओनर हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है और सक्सेस है वो आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल होने वाली है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़िकार मेहर साहब, जो CEO हैं बिस्मिल्लाह राइस मिल्स के।
काशा, थैंक यू आपका और आपकी टीम का कि जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना में आके हमारे पूरे ज़िले को जो कवरेज दी। वेलकम सर। और ख़ास करके हमारी ईमेल पे आके आपने जो हमें इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए एक तो मैं ब्रिगेडियर आफ्ताब साहब जो सोनो टीवी के सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको हमारे लिए कहा, टाइम निकाला और ज़िले की, हमारी पूरे ज़िले की कवरेज देने के लिए। जी सर। और साथ आपको और ब्रिगेडियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में सोनो का एक नाम पाकिस्तान में नहीं बल्कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे भी है। अब हम जाएं तो लोग अब बहुत से चैनल को छोड़ के सोनो का इंतखाब करते हैं, तो वो आप सबकी, मैं समझता हूँ आपकी और आपकी टीम उसमें मेहनत और ईमानदारी से जो लोग आप काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुच्चे की का जो चावल है वो इतना ख़ास क्यों है, आखिर इसके इतने चर्चे क्यों हैं? चावल तो पाकिस्तान की वैसे भी एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल माना जाता है। वो अपनी खुशबू के लिहाज से और अपनी कुकिंग के लिहाज से, अरोमा के लिहाज से, ये एक ननकाना को नहीं मैं समझता, बुच्चे की क्यों नहीं समझता, बिस्मिल्लाह को नहीं समझता, पूरे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबी दी है। तो ये पाकिस्तान का एक असासा है जो हम पूरी दुनिया में इसको सेल कर रहे हैं और उससे ज़ेर मुबादला लाकर इस मुल्क को दे रहे हैं। सर जैसे अभी आपने बात की ज़ेर मुबादला की, तो जैसे ही आप ये काम चला रहे हैं और इसके साथ सैकड़ों लोग मुंसलिक हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या आपको गवर्नमेंट से कुछ दरकार है? देखिए, थैंक यू, मेहरबानी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया। मैं समझता हूँ कि हमें भी बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपके ज़राए से हम अपने जो अवान में बैठे हुए लोग हैं उन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। टेक्सटाइल के बाद अगर दूसरा सेक्टर है तो वो राइस का है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इसके साथ हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक है और करोड़ों फार्मर इसके साथ अटैच है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो फार्मर को डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है और 34 से 5 आवर में इनको पेमेंट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं इस सारी चीज़ में बार बार मेरे जहन में आ रहा है, क्यूरोसिटी है कि ये सिर्फ फिल्मों में हम देखते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं कि एक आदमी था वो बिल्कुल ज़मीन से उठा और माशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को पहुंच गया। तो आपकी स्टोरी मैंने सुन ली है, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि वाकई आज भी जीते जागते वो लोग हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। जो बच्चा अपने स्कूल की एजुकेशन की फ़ीस ना दे सकता हो और अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जिसने करीब से देखी हो कि पूरी नहीं हो सकती, अच्छा कपड़ा, जो कि एजुकेशन, तो आज वो बच्चा इस मकाम पर पहुंचा है। तो मुझे वो दिन आज भी याद है जब फ़ीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 400 बच्चों का फ्री एजुकेशन स्कूल चला रहे हैं माशाअल्लाह। और वहाँ पे बच्चों की वर्दी से लेकर हर चीज़ फ्री है। सिर्फ इसी बेस पे ही वो हम कर रहे हैं कि हमें पता है कि बच्चा देखी हुई है, हमने फेस की हुई है, तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्क है वो आपके पास डाक है और हम डाकी हैं। जब तक ये डाक हम लोगों में तकसीम करते रहेंगे हमारा रिस्क बढ़ता रहेगा और जिस दिन ये डाक हम छोड़ेंगे किसी दूसरे तक पहुंचाने में, वो चाहे एम्प्लॉई हो चाहे रिश्तेदार हो, उस दिन अल्लाह ताला कोई और नया डाकिया ले आएगा और नया रिज़्क़ की सूरत में डाक उसको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो इसी नज़रिए और इसी जहन से हम सोचते हैं और हम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर रहा है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ननकाना की एक बहुत ही मशहूर समाजी शख्सियत ब्रिगेडियर रिटायर्ड आफ्ताब अहमद खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत अहम सवाल कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना के जो अवाम है वो किन मसाइल का शिकार है? आप क्या देखते हैं कि हुकूमत को किस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सुनो टीवी, हमारा मकसद ये है कि हम आवाम की आवाज़ को सुने और गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और उनके मसाइल का हल तलाश करें। उकाशा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। और आपका ये जो प्रोग्राम है शहरनामा, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब को कवर करनी, जी सर, ये हमारे लिए सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट ननकाना पहले शेखुपुरा का हिस्सा था। अच्छा। इसमें जनरली जो इसके पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा लिटरेसी लेवल थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से जो लोगों के एक्चुअल मसाइल हैं उनको उजागर करने में उनको बड़ी दिक्कत महसूस होती है। और अभी आपने ख़ुद देखा अपनी विज़िट के दौरान
बड़े सेंसिबल लोग हैं उस लिहाज से कि बड़े फ्रेंडली उनका है एटमॉस्फेयर है और ज़्यादा कारोबारी तवज्जो रखते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको अपना बताऊं कि ज़्यादा अरसा मेरा फ़ौज में गुजरा। जी जी। 2016 में रिटायर हुआ, लेकिन फ़ौज के अरसे के दौरान भी मुझे अपने इलाके के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा। एक बड़ा टाउन है बुचेकी जिसकी तकरीबन 1 लाख आबादी है। हाँ जी। लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं बनाए गए। ज़्यादा फोकस किया गया कि ननकाना लोग या ननकाना साहब में जाएं या जड़ावाला में जाएं, स्पेशली बच्चियों को। इसके साथ हेल्थ का इशू है, कोई इसके अंदर बड़ा टाउन है बुचेकी, इवन ननकाना साहब के अंदर भी हेल्थ की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लोगों को आना पड़ता है या फैसलाबाद जाएंगे या लाहौर आ जाएंगे, उससे बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। एक तो इनका सीवरेज का पानी का बड़ा इशू है। ऑल्दो बीच में एक नाला डेग गुजरता है सर, वो हमने गुजरा और लोगों ने बताया भी। जी एग्जैक्टली, वो राइट इन द सेंटर ऑफ द विलेज ये गुजरता है और वो सारा सीवरेज का पानी नाला डेक में ही जाता है। बट स्टिल नाला डेक इटसेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इस तरह के इश्यूज हैं। आबादियों का उधर हैज़र्ड मैनर में जा रही हैं और पिछले कुछ दिनों से अभी मेरे नॉलेज में आ रहा है कि चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा। ये उधर वो बिल्कुल जिस तरह होता है ना कि दरियाई इलाके के साथ वाले माहौल में, ऑल्दो हमने कोशिश की है कि पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और ये सारों को उनके नॉलेज में लेके आने के लिए कि ये चोरियों का निज़ाम जो है इसका सद्देबाब किया जाए, लेकिन उस पर पुलिस वगैरह का थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स ढीला लगा है। होपफुली, मेरी कल भी बात हुई इनसे, होपफुली अभी वो इम्प्रूव कर देंगे, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इस पे बड़ा खौफ व हरास लोगों के अंदर फैल जाता है जब चोरियाँ शुरू हो। स्पेशली ये सर्दियों के दिन आ रहे हैं, इसमें धुंधशुंध हो जाती है, चोरियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो आई वुड रिक्वेस्ट इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें DCO है या DPO है कि उनको स्पेशल एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों के मसाइल सुने, कचहरियाँ लगाएं, उधर लोगों के मसाइल हल करें। जो गवर्नमेंट्स की ये पॉलिसीज़ रही हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स की कि डोर स्टेप के ऊपर मसाइल हल होने चाहिए, वो करने चाहिए, फिजिकली नज़र आना चाहिए। और ननकाना साहब के अंदर बुचेकी की बड़ी अहमियत है, बिकॉज बुचेकी में जो राइस मिल्स हैं, इट इज़ ओवर 70 राइस मिल्स हैं जो बुचेकी हैं और बेस्ट राइस प्रोड्यूस होता है इस इलाके में। और लोगों का आपने देख लिया होगा, बड़ी बड़ी उनकी इंडस्ट्री है, मिलें हैं, बड़ा है, सारा काम है और बड़ा ये ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करता है। ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर के ऊपर आता है। तो बुचेकी में एक्चुअली हमारे इस इलाके में ननकाना साहब का सिंस ये 10-12 किलोमीटर है, तो इसमें सियासत जो है वो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के दरमियान रही। सही। एक फैमिली आती थी, वो दूसरे इलेक्शन के अंदर दूसरी फैमिली आ जाती थी, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब इतना तरक्की ना कर सका। लेकिन अभी माशाल्लाह बड़ा लोगों के अंदर शऊर आ गया है। अभी आपने देख लिया होगा, मैं मिली हूं बहुत जी, बड़ा शऊर आ गया है और नई लीडरशिप उभर के आई है। ये बुचेकी का मुझे याद है, बुचेकी में ये राणा जमील हसन है जो MPA बना है, इसने बुचेकी को इस लेवल पे पहुंचाने में इसका बड़ा किरदार रहा। इट हैज़ बिकम नाउ वन ऑफ द मेजर टाउन। और सब तहसील तो नहीं है, बट इसकी जो एक्चुअल हैसियत है वो सब तहसील वाली है। इसमें पुलिस का भी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ऑफिस वगैरह है, तहसीलदार वगैरह भी हैं। लोगों के मसाइल अभी उधर हल होना शुरू हो गए। फिर ब्रिगेडियर एजाज शाह ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन की डिस्ट्रिक्ट ननकाना में, लेकिन उनके दौर में भी को बुचेकी के ऊपर इतना ख़ास काम नहीं हो सका। सही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो नई लीडरशिप आएगी, चाहे वो MPA हो, चाहे MNA हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इंशाल्लाह बुचेकी के ऊपर ख़ास तवज्जो देगी। तो सर आप कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? ऑल्दो मैं सेटल्ड इन लाहौर, लेकिन गांव अपना है, सिंस उधर ज़मीनें हैं सारी, उधर गांव के साथ जो सारा है जिसमें आना जाना लगा रहता है, पूरी बिरादरी बैठी है उधर। तो आजकल हमने एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जी एक लेट से फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के नाम से हमने बनाया हुआ है और उसकी तकरीबन कोई 40 ब्रांचेस हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा आजकल थोड़ा सा ये मीडिया के साथ है, ये सुनो TV हमने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह इज़ काइंड इनफ। हाँ, तो वो विद एवरी पासिंग डे, तो मेरा तो एफर्ट है कि इस अगर लेट से मीडिया में भी जो हम गए हैं, तो इस मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए को काम हो सके। आमीन। और इंशाल्लाह सर द क्रक्स। और सर नाम बड़ा प्यारा है, सुनो, और मैंने देखा है कि आप लोग सुन रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।